जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका जीके जीएस और हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 चलेगा। और साथियों, इससे पहले आपका टोटल 41 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका इनमें से कोई प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना है। यहाँ पर देखिए, ये आपका चैनल है और यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये जो आपको सबसे नीचे दिख रहा है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025, ठीक है, इसी में आपको वो सारा क्लास मिल जाएगा। और बिहार पुलिस के लिए ऑलरेडी चैनल पर 2 क्लास चल रहे हैं, एक शाम 7:30 बजे जिसमें साइंस का क्लास होता है और साइंस वाला क्लास आपका ये वाला है, ठीक। तो इसमें आपको सभी साइंस का वीडियो मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी? यहाँ पर सही कर लेंगे, श्रीरंगपट्टनम होगा। श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये आपका क्लास का टाइमिंग है, इसे नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर, अगर आपने ऑप्शन 1 डी को टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1799। हालांकि यहाँ पर भी 1799 है, तो कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं, आपका सही है, ठीक है। तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। देखिए, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। पहला वाला याद रखिएगा, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 69, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो मद्रास की संधि। पूरा लिख देते हैं, मद्रास की संधि के तहत पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। और इस पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो हैदर अली, टीपू सुल्तान का पिताजी था हैदर अली, ठीक है। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली। तो प्रथम युद्ध में हैदर अली की जीत होती है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 में, ठीक है। और उस समय भारत के कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और ये युद्ध जो है दूसरा वाला किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो मंगलौर की संधि। क्वेश्चन आपसे ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो याद रखिएगा, मंगलौर की संधि। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, ये 1790 में स्टार्ट हुआ था और 92 तक चला था। किसके समय में ये हुआ था? तो याद रखिए, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, यानी कि तीसरा वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और चौथा की बात करें जो लास्ट में 1799 में होता है, इसी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चौथा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो ये जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताए हैं, अगर आप लोग लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो हम आपको पूरा लिखा हुआ दे देंगे क्लास नोट्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, www का आविष्कार किसने किया? तो www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चार्ल्स बेबेज की बात करें, इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, यानी कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए कंप्यूटर के आधुनिक पिता कौन है, या आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? तो एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ये कौन है? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक है। और सिर्फ कंप्यूटर के जनक पूछे तो चार्ल्स बेबेज। अजित कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान में हैं।
यानी कि अजित कुमार डोभाल पांचवें और भारत के प्रधानमंत्री के कौन है, ये आपको बताना है। आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अजित कुमार डोभाल कौन है, पांचवें और भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो डॉक्टर एस जयशंकर। लिख देते हैं यहाँ पे, डॉक्टर एस जयशंकर कौन है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजित कुमार डोभाल। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है, तो कोयला की बात करें सबसे अधिक भंडार पूछे कहाँ पर है, तो सबसे अधिक भंडार है झारखंड में। लेकिन कोयला का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो छत्तीसगढ़। अगर उत्पादन में पूछे तो छत्तीसगढ़ आंसर करना है, और भंडारण में पूछे तो झारखंड सबसे आगे है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहली बार कोयला का उत्पादन कहाँ पर हुआ था, रानीगंज में। ये पहला वाला नोट्स जो है उसी में हमने आपको लिख के दिया है सब चीज़, कि भारत में पहली बार कोयला का उत्पादन कहाँ पर हुआ था, रानीगंज, जो कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आपसे पूछेगा कोरबा, कोरबा ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है और कोयला के लिए प्रसिद्ध है कोरबा। ठीक है। पद्म सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, आंसर है भरतनाट्यम के लिए। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु का। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। कथक कहाँ का है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का है कथक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनीअट्टम की बात करें ये केरल का है। केरल का एक और है कथकली। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और वर्तमान में भारत में टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य है। 9वां जो बना है छऊ शास्त्रीय नृत्य बना है 9वां। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, अच्छा, संविधान की अगर हम बात करें कि संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो 1951 में संविधान में पहली बार संशोधन होता है। और इसी 1951 में संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। तो पहला संविधान संशोधन पूछे कब हुआ था, तो 1951 में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा संघवाद। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है संघवाद। निरंकुश सरकार थोड़ी है भारत में। आश्रित न्यायपालिका ये भी नहीं है, क्योंकि भारत में है स्वतंत्र न्यायपालिका, आश्रित नहीं है। गैर धर्मनिरपेक्ष ये भी नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, तो ये तीनों नहीं है। बचा आपका संघवाद। संघवाद का मतलब क्या होता है, जहाँ पर केंद्र का अपना पावर हो और राज्य का अपना अलग पावर। ठीक। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं सौर मंडल के बारे में। तो देखिए ये है सूर्य, ये क्या है सूर्य। सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह पूछे तो कौन हो जाएगा, बुध। सूर्य से सबसे नज़दीक है बुध। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। बुध के बाद आता है शुक्र। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसी को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। और सुबह का तारा, शाम का तारा पूछे तो यही है आपका शुक्र, चमकीला तारा शुक्र। फिर से रिपीट कर देते हैं क्या क्या हमने बताया। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सुबह का तारा, शाम का तारा, ये सब हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, तो पहला नंबर बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी आता है तीसरे स्थान पर सूर्य से दूरी के क्रम में। पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, टोटल 8 ग्रह है, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति, छोटा पूछे बुध। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो शनि। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है
कि बताइए कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के आकार के समान है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है इसका आकार पृथ्वी के समान है। अच्छा, कौन सा ग्रह है जिसका झुकाव एवं घूर्णन, ठीक है, कौन सा ग्रह है जिसका झुकाव एवं घूर्णन की दृष्टि से पृथ्वी के समान है? तो वो है मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। इसका झुकाव और घूर्णन पृथ्वी के समान है, लेकिन आकार के समान में कौन है? तो शुक्र ग्रह। ठीक, ये सब कुछ आपको नोट्स में लिख देंगे। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? चलिए 8 के लिए बताइए आंसर। इसका आंसर है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है और ये किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती भाषा में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किस भाषा में है? गुजराती भाषा में। अगर आपसे पूछे इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका है? इंडियन ओपिनियन, तो ये भी महात्मा गांधी की पत्रिका है। हिंद स्वराज पूछे महात्मा गांधी। नवजीवन पूछे नवजीवन, ये भी महात्मा गांधी। यंग इंडिया पूछे, ये भी महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका पूछे महात्मा गांधी। ठीक है, ये सब जितने भी हैं सब महात्मा गांधी से संबंधित है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक किससे संबंधित है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों आपको ध्यान रखना है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। और बिहार का देशांतरीय विस्तार पूछे तो ये आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 87 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर, ये बिहार का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, और बिहार का क्षेत्रफल पूछे कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये बिहार का क्षेत्रफल है। अच्छा, जनसंख्या के हिसाब से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा। पहला यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर अपना बिहार आता है जनसंख्या में। जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? आंसर है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अफ्रीका की बात करें इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल पर बनता है, इसी को बोला जाता है रेटिना। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है। ठीक है, और वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कॉर्निया की बात करें तो मनुष्य का जो आँख नेत्र दान होता है, आपने सुना होगा, तो पूरा आँख उसमें दान नहीं होता, इसी कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। अच्छा, आँख में जो आंसू बनाने वाली ग्रंथि है उसका नाम क्या है? लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि ये मनुष्य के आँख में आंसू को बनाने का काम करती है, लेक्राइमल ग्रंथि। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? एक है G7 और एक है G20। ठीक है, तो G7 की बात करें, इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका आता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका आता है। तो जापान, कनाडा, यूएसए, इसमें रूस नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? आंसर है मणिपुर। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर।
पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब मालिक, जिसका पूरा मालिक और प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट करने वाला, ठीक है। तो जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, डैश में स्थापित किया गया था। यानी कि भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक बताना है जिसका मालिक और प्रबंधन करने वाला वो सब कौन था, भारतीय था। तो वो बैंक आपका सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1911 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो इसका स्वामित्व यानी मालिक था और मैनेजमेंट करने वाला था, सब कौन था, भारतीय था। तो आंसर क्या हो जाएगा 1911। बाकी आरबीआई की बात करें, जिसे बैंकों का बैंक कहा था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। और इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, ठीक है। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके गवर्नर है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी कि श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? इसका आंसर है सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। डी ऑप्शन याद रखिएगा। कौन थे सिखों के 5वें गुरु? सिखों का प्रथम गुरु कौन था, यहाँ से आपको कुछ बता देते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव। सिखों के तीसरे गुरु थे कौन, अच्छा तीसरा नहीं, पहला याद रखिएगा, दूसरा और पांचवा था अर्जुन देव। 9वां कौन था, गुरु तेग बहादुर। 10वां कौन था, गुरु गोविंद सिंह, जिसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। इस बार एग्जाम में आया था कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में, ठीक है। और जन्म कब हुआ था, तो 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था, तो गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था, सिखों के दूसरे गुरु थे। अच्छा, अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था, तो गुरु हरगोविंद, ठीक है, जो कि बी ऑप्शन में गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना किया था। अच्छा, सिखों के जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, उनका जन्म कब हुआ था, तो 1469 में। कहाँ पर हुआ था, तो पाकिस्तान के तलवंडी में। तलवंडी को वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने किया था? आंसर हो जाएगा पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। लेकिन नालंदा वाला पूछे तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर को बनाया था? और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको लिख लीजिए। जिनको भी बिहार पुलिस का कोर्स चाहिए आप लोग इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर को बनाया था? तो मिहिर भोज ने। अच्छा, अगर आपसे पूछे बम्बई शहर की स्थापना किसने किया था, बम्बई, तो याद रखिएगा गेराल्ड ओंगियार। यहाँ पर लिख देते हैं, गेराल्ड ओंगियार ने बम्बई शहर की स्थापना किया था। कलकत्ता शहर की स्थापना पूछे तो जॉब चारनाक ने किया था। चित्रकारी की पट्टचित्र शैली राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। यानी किस राज्य के सबसे
पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है पट्टचित्र शैली? आंसर है ओडिशा। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग पूछे कहाँ का प्रसिद्ध लोक ये चित्रकला है? तो बिहार का। कहाँ का है? बिहार का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी के बारे में हमने आपको कई बार आपको बताया था। अमरकंटक की पहाड़ी में, तो अमरकंटक की पहाड़ी मान लीजिए ये है, तो यहाँ से पश्चिम की ओर एक नदी निकलती है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है और उस नदी का नाम है नर्मदा। इसी अमरकंटक पहाड़ी से उत्तर की ओर एक नदी निकलती है जो कि पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है, ये है सोन। ठीक है, तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। इस पर बांध है सरदार सरोवर बांध। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। पेरियार नदी पर कौन सा बांध है? इडुक्की बांध। इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। कहाँ पर है? तो केरल में। पहली लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ था? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो सबसे पहले राज्यसभा का गठन होता है, यानी कि स्थापना। तो राज्यसभा की स्थापना होती है 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की स्थापना होती है। और लोकसभा की स्थापना कब हुई थी? तो 14 दिन बाद, यानी 17 अप्रैल को। ठीक है, तो पहले राज्यसभा की स्थापना होती है 3 अप्रैल 1952 को, फिर लोकसभा की स्थापना होती है 14 दिन बाद 17 अप्रैल 1952 को। और लोकसभा का जो पहला सत्र चला था ये मई में चला था। ठीक है, 13 मई 1952 को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था। भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्यों में लगती है? तो टोटल 4 राज्यों से लगती है भारत और भूटान के बीच की सीमा। तो भूटान देश की बात करें तो सबसे पहले टच करता है असम से, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश से भी टच करता है, पश्चिम बंगाल से तो करेगा ही, और लास्ट में सिक्किम। टोटल 4 राज्यों से। ठीक है, टोटल 4 राज्यों से भारत और भूटान के बीच की सीमा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो क्लोरीन आधारित यौगिक जो है वो ओजोन परत को नष्ट करता है। तो क्लोरीन आधारित यौगिक आपका CFC हो गया। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ठीक है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की बात करें, इसकी मोटाई को किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई से। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? O3। चलिए, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? तो माइकल फैराडे आंसर नहीं करना, यहाँ पर आंसर होगा आंद्रे मैरी एम्पियर ने। जबकि अगर आपसे पूछे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तब आंसर करना है माइकल फैराडे। चलिए आगे देखते हैं। बिजली से धातु चढ़ाना यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? तो 25 के लिए आंसर हो जाएगा जस्ता। क्या जम जाता है? जस्ता जम जाता है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन। अब बताइए आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। और क्लास के बाद डेली आपको वहाँ पर नोट्स दिया जा रहा है। टोटल हमने कल ही रात में 16 नोट्स अपलोड कर दिया है, नोट्स नंबर 16। तो आज आपको नोट्स नंबर 17 मिल जाएगा। इसको डेली रिवीजन कीजिए। ठीक है।